27 अगस्त 1967 हिस्ट्री में स्काई डाइविंग का सबसे बड़ा एक्सीडेंट पायलट और स्काई डाइवर्स की एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ था। स्काई डाइवर्स को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब वह प्लेन से डाइव कर चुके थे और ये सभी स्काई डाइवर्स एक्सपीरियंस थे। फिर भी पायलट और स्काई डाइवर्स ने स्काई डाइविंग के एक नियम को अनदेखा किया। डाइवर्स को तब कूदना था जब आसमान साफ हो और लैंडिंग साइट साफ दिखाई दे। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स मारे गए और बचने वाले 2 डाइवर्स रॉबर्ट काय और बर्नार्ड जॉनसन ने जो कहानी बताई वो सबको हैरान करने वाली थी। हिस्ट्री के इस सबसे बड़े स्काई डाइविंग हादसे को दुनिया लेक एरी डिजास्टर के नाम से जानती है। पूरी दुनिया में 55,000 डाइवर्स पर केवल एक की मौत होती है। इनमें से ज़्यादातर मौतें इक्विपमेंट फेलियर की वजह से होती है, लेकिन उस दिन 16 एक्सपीरियंस डाइवर्स की एक साथ मौत हुई थी। लेक एरी अमेरिका के ओहायो स्टेट में मौजूद नॉर्थ अमेरिका की चौथी सबसे बड़ी लेक है। इसी लेक से 13 मील दूर ऑर्टनर एयरपोर्ट पर वर्ल्ड वॉर 2 में यूज हुए B-25 बॉम्बर मॉडिफाइड प्लेन में स्काई डाइविंग पर जाने के लिए 30 स्काई डाइवर्स एयरपोर्ट पर पहुंचे क्योंकि उनको फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। लेकिन B-25 बॉम्बर इतना बड़ा प्लेन नहीं था कि उसमें सभी 30 स्काई डाइवर्स आ सके, तो पायलट कांस के द्वारा इनमें से 20 सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखने वाले डाइवर्स को ही सेलेक्ट किया गया। कांस को ऑर्टनर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद एक सर्कल में उड़ान भरते हुए 20,000 फीट तक जाना था और इसी एयरपोर्ट को लैंडिंग साइट टारगेट करते हुए 18 डाइवर्स को ड्रॉप करना था। इसके बाद 30,000 फीट तक ऊपर जाने के बाद बाकी बचे हुए 2 डाइवर्स को जंप करना था। इन सभी डाइवर्स की लैंडिंग साइट ऑर्टनर एयरपोर्ट ही थी। 27 अगस्त 1967 को सभी डाइवर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि एक बॉम्बर प्लेन से डाइव करने का उन सभी का पहला एक्सपीरियंस था और एक छोटा सेस्ना 180 प्लेन 12,000 फीट की ऊंचाई पर इन सभी को कैमरे में कैप्चर करने वाला था। 1 घंटे की फ्लाइट के बाद B-25 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और दोनों प्लेन क्लीवलैंड एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से कनेक्टेड थे, जो उनको उनकी लोकेशन की जानकारी दे रहे थे क्योंकि 1960 के दशक में GPS की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं हुआ करती थी। दोनों प्लेन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया, जिसमें B-25 को ये हेडिंग दी गई कि वे ड्रॉप जोन से 6 मील दूर है, लेकिन 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे सेस्ना को B-25 कहीं नहीं दिख रहा था। उसने B-25 की सही जगह जानने के लिए फिर से ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। तभी एयर कंट्रोल ने सेस्ना के पायलट को बताया कि वह अभी भी B-25 से 6 मील दूर है। कुछ वक्त के बाद अपनी लोकेशन जानने के लिए B-25 फिर से ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करता है और ट्रैफिक कंट्रोल रूम में ये हेडिंग आती है कि वो ड्रॉप जोन के ऊपर पहुंच गए हैं। पर रियलिटी ये थी कि B-25 प्लेन ड्रॉप जोन से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर था। इसकी वजह यह थी कि B-25 की फ्लाइट के दौरान क्लीवलैंड कंट्रोल सेंटर में क्रू की शिफ्ट चेंज हुई थी। ड्यूटी पर आए नए कंट्रोलर एंगल स्मिथ ने B-25 के लिए रडार डिस्प्ले पर सेस्ना की पोजीशन को B-25 की पोजीशन समझा, जो उससे लगभग 6 मील यानी कि लगभग 9 किलोमीटर पीछे था। इसलिए कंट्रोल रूम की हेडिंग से पायलट कांस को लगा कि वो ऑर्टनर एयरपोर्ट पर वापस आ गया है। पर रियलिटी ये थी कि B-25 बॉम्बर प्लेन ड्रॉप जोन से लगभग 9 से 10 किलोमीटर दूर लेक एरी के ऊपर उड़ रहा था। आसमान में बादल होने की वजह से पायलट कांस का जमीन को देख पाना लगभग नामुमकिन था। कांस ने प्लेन की स्पीड को कम किया और बॉम्बर B-25 के दरवाजे खोल दिए। एक्साइटमेंट में सभी 18 डाइवर्स ने छलांग लगा दी और उन सब से एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। बादलों के पार नहीं देख पाने की वजह से सभी डाइवर्स को ये नहीं पता था कि वो सब अपने ड्रॉप जोन से बहुत ज़्यादा आगे आ गए हैं और क्लाउड कवर में जंप करना फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए सभी स्काई डाइवर्स ने जंप सूट्स की एक एक्स्ट्रा लेयर पहनी हुई थी। बादलों की परत लगभग 1200 से 1800 मीटर तक फैली हुई थी, इसलिए डाइव करने के बाद 14,000 फीट तक डाइवर्स को ये पता ही नहीं चला कि वह सब लेक एरी के पानी के ऊपर है। सभी डाइवर्स ने एक साथ B-25 से जंप किया था ताकि फ्री फॉल के दौरान वे सभी अपने फॉर्मेशन बना सकें। उन सब ने जब क्लाउड कवर को क्रॉस किया
तब उनकी एक्साइटमेंट अचानक डर में बदल गई। उनमें से बचने वाले एक डाइवर रॉबर्ट काय ने बताया कि वो सब हैरान थे, वो ज़मीन नहीं देख पा रहे थे और वो झील के ऊपर थे। उसने ज़मीन के ऊपर जाने की उम्मीद में वक्त से पहले ही अपना पैराशूट खोल दिया था। वो अपने साथियों के पैराशूट्स को पानी में जाते हुए देख सकता था। जिस जगह डाइवर्स ने पानी में लैंड किया वो जगह ज़मीन से लगभग 10 किलोमीटर दूर थी। डाइवर्स ने एक्स्ट्रा कपड़ों की लेयर पहनी हुई थी। उसके वजन की वजह से झील में तैर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। दोनों बचे डाइवर्स रॉबर्ट और बर्नार्ड ने लैंड करने से पहले अपने जूते और भारी कपड़े उतार दिए थे और वो सभी चीज़ें उतार दी थी जिसकी वजह से वो तैर नहीं पाते। ये वो डाइवर्स थे जो पानी पर तैर सके और बाद में इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। एक जंपर के पास फ्लोटेशन डिवाइस थी लेकिन वो भी किसी काम नहीं आई। इस हादसे में 16 स्काई डाइवर्स की मौत हो चुकी थी। इस इंसिडेंट का असली कारण जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम को काम पर लगाया गया। सभी को ये जानना था कि B-25 बॉम्बर प्लेन ने सभी डाइवर्स को कहाँ ड्रॉप किया था और इस पूरे इंसिडेंट के पीछे लापरवाही किसकी थी। कुछ ATC ऑफिसर्स का कहना था कि मौसम में बदलाव के कारण तेज हवाओं की वजह से ये डाइवर्स ड्रिफ्ट होकर लेक एरी पर पहुंच गए थे, लेकिन जिंदा बचे डाइवर्स ने ये बताया कि प्लेन ही गलत जगह पर था। B-25 बॉम्बर प्लेन और सेस्ना के पायलट्स ने कहा कि उन्हें एयर कंट्रोल द्वारा लोकेशन की गलत जानकारी दी गई थी। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ATC ऑफिसर्स की बात गलत थी। लगभग 20 किलोमीटर तक ड्रिफ्ट होकर डाइवर्स का लेक एरी पर पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल था। एक्सपर्ट्स का कहना था कि डाइवर्स ज़्यादा से ज़्यादा 7 किलोमीटर तक ही ड्रिफ्ट कर सकते थे क्योंकि उनकी ऊंचाई और हवा की रफ्तार भी कम थी। इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि पायलट्स को लोकेशन की गलत जानकारी दी गई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में शिफ्ट चेंज होने पर ड्यूटी पर आए नए कंट्रोलर ने सेस्ना प्लेन की पोजीशन को B-25 की पोजीशन समझ लिया था। रिपोर्ट में पायलट कांस को एविएशन के नियमों का वायलेशन करने का दोषी पाया गया क्योंकि उन्होंने बिना जमीन देखे डाइवर्स को जंप लगाने की परमिशन दे दी थी। इसमें डाइवर्स की भी गलती मानी गई। सभी डाइवर्स को 100 से ज़्यादा डाइव करने का एक्सपीरियंस था, फिर भी इतनी खतरनाक परिस्थितियों में उन सभी ने डाइव करने का जोखिम उठाया। 1972 में कोर्ट ने इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को माना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।